तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट में जो साइंस सब्जेक्ट आता है। फ्रेंड्स, उस साइंस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक है रीट में और रीट के अलावा अभी एलडीसी वगैरह में जितने भी साइंस के टॉपिक होते हैं उसमें टॉपिक वाइज फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में आने की जो संभावना है फ्रेंड्स वो पूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ऊपर से आते हैं वो वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपको गाइड में या बाकी यूट्यूब चैनल पर जब आप देखते हो तो वो क्वेश्चन आपके सामने रिपीट होते होंगे, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं फ्रेंड्स आपके लिए, वो जो क्वेश्चन वो भी उन एनसीईआरटी बुक्स में से ही है, लेकिन उन पर अपनी नज़र बहुत ही कम जाती है। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद मैं आपको डीप में ले जाने की बात कर रहा हूं, मैं आपसे डीप में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। अगर आपको पता हो फ्रेंड्स कि साइंस का जो पेपर है इस बार सब्जेक्ट वाइज होने वाला है, मतलब जो मेन पेपर होगा फ्रेंड्स उसमें आपके साइंस का जो लेवल रहेगा, अभी इस रीट पात्रता पेपर में भी आपके साइंस आएगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि जो कठिनाई का स्तर है फ्रेंड्स वो अभी 12वीं तक था, लेकिन अब जो कठिनाई का स्तर है वो बीएससी लेवल का यानी ग्रेजुएशन लेवल का कर दिया है फ्रेंड्स। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए आपके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें आई होगी कि यार जी इस बार जो पेपर का लेवल है, पेपर के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कितना हाई हो सकता है। तो वो ज़्यादा हाई नहीं रहेगा फ्रेंड्स, रहेगा 10th तक के लेवल का ही। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बीएससी के क्वेश्चन भी आएंगे क्या साइंस के और मैथ्स के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कॉमन सेंस ऐसे भी लगा सकते हो फ्रेंड्स कि अगर 11th के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के तो बायो वालों के टफ रहेगा, और अगर बायोलॉजी के और साइंस के जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगर वो 11th 12 पे बेस्ड आते हैं तो मैथ्स सब्जेक्ट वालों के लिए वो चीज़ें टफ रहेगी, जो कि न्यायोचित नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस के साथ आप अपने विवेक से समझ सकते हो कि सिलेबस का जो स्तर है वो उन्होंने लिख दिया है कि बीएससी लेवल का रहेगा, लेकिन नहीं रहने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, अपन इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस देखने के बाद में आपको खुद को अंदर से लगेगा कि यार ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। ये क्वेश्चंस अगर अपने एग्जाम में आ जाते हैं फ्रेंड्स तो आपको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि इन क्वेश्चंस में जो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ये ओनली आपके लिए 20 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, इसमें जो इसके ऑप्शन रहेंगे उनको भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देखने के बाद में आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जीवाणु का नामकरण जो है वो ल्यूवेनहॉक ने किया है, एरिनबर्ग ने किया है, एवोनवस्की ने किया है या अरस्तु ने किया है। तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ फ्रेंड्स, आप अपना आंसर को सेफ रख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरिनबर्ग। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज करी थी, एवोनवस्की ने विषाणु की खोज करी थी, और अरस्तु का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पंचजगत अवधारणा में जीवाणुओं को रखा गया है मोनेरा में या प्रोटिस्टा वर्ग में, थैलोफाइटा वर्ग में या प्लांटी वर्ग में। तो आप 10 सेकंड के अंदर बताइए कि इसमें क्या आंसर सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर होगा मोनेरा, क्योंकि मोनेरा को जो जीवाणु है उसको मोनेरा एक वर्ग के अंदर रखा गया है फ्रेंड्स, ये एक मोनेरा है। और कवक जो है उसको थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि इनमें से निम्न में से लाभदायक जीवाणु कौन सा है जो हमारे लिए लाभदायक होता है। वह पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रिडियम बोटुलियम, स्यूडोमोनास, एनाबिना और पेनिसिलियम। 10 सेकंड के अंदर आप बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा आंसर इसमें सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर होगा एनाबिना। कोलेस्ट्रिडियम जो बोटुलियम है फ्रेंड्स ये हानिकारक जीवाणु है, और स्यूडोमोनास के बारे में अगर आप जानते हो तो ये विनाइट्रीकरण जीवाणु है, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, स्यूडोमोनास ही उसका आंसर था। पेनिसिलियम जीवाणु है ही नहीं, ये तो कवक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपसे हानिकारक जीवाणु के बारे में पूछ रहा है कि हानिकारक जीवाणु कौन सा है। नोस्टोक है, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है नाइट्रोसोमोनास। तो इन तीनों को अच्छे से देखिए। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं कि इसमें से क्या आंसर रहेगा जो कि हानिकारक जीवाणु हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए,
बी नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा और सी बी नहीं रहेगा। इसका जो डी नंबर का ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम सही है। मतलब इसमें ना तो नोस्टॉक जो है, राइजोबियम जो है और नाइट्रोसोमोनास है, ये तीनों ही जीवाणु जो है फ्रेंड्स ये हानिकारक नहीं, ये तीनों ही लाभदायक है। नोस्टॉक भी लाभदायक है, राइजोबियम आप जानते ही हो, नाइट्रोसोमोनास जो होता है फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज करता है, नाइट्रोसोमोनास, इस वजह से ये हमारे लिए लाभदायक होता है ना कि हानिकारक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु किस प्रकार की कोशिकीय जीव है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, 10 सेकंड में अब आपको नहीं देने वाला हूँ। इसका पहला आंसर है फ्रेंड्स कि पहला जो ऑप्शन है वो है यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, अकैरियोटिक है या ए और बी, मतलब यूकेरियोटिक भी है और प्रोकैरियोटिक भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप जल्दी से बता सकते हो। तो विषाणु किस प्रकार की कोशिकीय जीव है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा अकैरियोटिक है। ना तो ये यूकेरियोटिक है ना प्रोकैरियोटिक है, ये अकैरियोटिक टाइप के विषाणु जो होते हैं फ्रेंड्स वो अकैरियोटिक टाइप की इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 कि जीवाणु निर्जीव के मध्य जो योजक कड़ी होती है, तो जीवाणु और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी किसे कहते हैं। जीवाणु को कहते हैं, विषाणु को कहते हैं, कवक को कहते हैं या बीजीए को कहते हैं। इसमें मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूँ, 10 सेकंड बाद आप इसका आंसर अच्छे से सोच के जरूर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि इसका आंसर होगा विषाणु। लेकिन मैं इसके साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि जो विषाणु होता है फ्रेंड्स ये जब सजीव की कोशिका में अंदर एंटर करता है तो ये जो जीवित कोशिकाएं होती है तो वहाँ पर ये सजीव की बात अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो इसके कुछ गुण ऐसे होते हैं जिस वजह से ये सजीव भी दिखने में आता है लेकिन निर्जीव जब लगता है, क्योंकि हम इसको क्रिस्टलीकृत करके फ्रेंड्स एक पाउडर फॉर्म में एक डिब्बी के अंदर भर सकते हैं जो कि एक निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिस वजह से इसको निर्जीव भी कहते हैं। और कभी कभी ये ऐसी चीज़ें करता है, ऐसी गुण इसके सामने आते हैं कि अपन इसको उस कंडीशन में इसको सजीव कहते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव के मध्य की योजिक कड़ी इसको फ्रेंड्स माना जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अपन बात करते हैं विषाणु में पाया जाता है, क्या विषाणु में डीएनए पाया जाता है, दूसरे ऑप्शन में आरएनए पाया जाता है या तीसरे ऑप्शन में डीएनए और आरएनए दोनों ही पाया जाता है। और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि दोनों ही, ना तो इसमें विषाणु में ना तो डीएनए होता है ना आरएनए होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए। विषाणु के अंदर डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। अब डीएनए किस कंडीशन में पाया जाता है, आरएनए किस कंडीशन में पाया जाता है, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन अपन बात करें कि प्रथम खोजा गया वायरस जो है, सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई थी। TME, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है जिसकी फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, टोबैको मोजेक वायरस। और अगला है PFV, पोटैटो फीवर वायरस, जो कि आलू में होता है फ्रेंड्स, BGA, जिसे आप जानते होंगे फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गी। और HIV एड्स का जो वायरस है फ्रेंड्स ये HIV वायरस है। तो टोबैको मोजेक वायरस या पोटैटो फीवर वायरस या ब्लू ग्रीन एल्गी नीरलित सवाल जो है, ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। HIV तो हो नहीं सकता इसका। तो आप बताइए आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा TME, टोबैको मोजेक वायरस जो है ये सबसे पहले खोजा गया था, सबसे छोटा वायरस है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो तंबाकू के अंदर जो इसकी स्मेल होती है ये इसी वायरस की वजह से होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो वायरस है ये पोटैटो फीवर वायरस जो है, इसे सबसे बड़े वायरस के रूप में लिया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विषाणु के अंदर पाया जाता है, तो विषाणु के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, या ओनली केंद्रक पाया जाता है, या कोशिका द्रव्य पाया जाता है, या तीनों ही नहीं पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स तीनों नहीं, क्योंकि विषाणु के अंदर ना तो कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली नहीं होती तो कोशिका द्रव्य नहीं होगा और केंद्रक भी नहीं होता। इसके साथ अगर केंद्रक द्रव्य ऑप्शन में आ जाए तो केंद्रक भी नहीं है, तो केंद्रक द्रव्य भी नहीं होती, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा तीनों नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 10 की फ्रेंड्स कि विषाणु की संरचना को क्या कहते हैं। इसको वीरियन कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, हाइपी कहते हैं या माइसीलियम कहते हैं, क्या कहते हैं विषाणु की संरचना को। तो आप अच्छे से सोच कर बताइए कि विषाणु की संरचना को क्या कहते हैं।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स विरियन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कैप्सिड जो होता है फ्रेंड्स, ये जो विषाणु होता है, विषाणु के जो आसपास का आवरण होता है वो कैप्सिड का बना हुआ होता है। और हाई पी को मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो कवक होता है, तो कवक लंबे धागे नुमा तंतु एक संरचना होती है, तो उस तंतु को हाई पी कहते हैं फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर जो डी में माइसीलियम है, माइसीलियम जो कवक की जो संरचना बनकर तैयार होती है जाल की फॉर्म में, उसे माइसीलियम कहते हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि कवक किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, मतलब मोनेरा के अंदर जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आता है, या थैलोपाइटा के अंदर आता है, प्लांटी के अंदर आता है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, मोनेरा नहीं होगा, क्योंकि मोनेरा के अंदर तो जीवाणु आ गया था, प्रोटिस्टा हो ही नहीं सकता, प्लांटी होगा नहीं, और इसके अंदर जो सी ऑप्शन बचा हुआ है फ्रेंड्स थैलोपाइटा, थैलोपाइटा के अंदर हम कवक को रखते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा थैलोपाइटा। तीसरा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कवक मर्तोपजीवी है, मतलब जो मरे हुए जीवों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कौन सा कवक है, पेनिसिलियम, राइजोपस, मोर्चेला, या तीनों ही यहाँ पर आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स। तो क्या रहेगा सही आंसर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स जो पेनिसिलियम है वो भी मर्तोपजीवी है, जो मरे हुए सड़े गले जो पत्ते वगैरह जो सतह होती है फ्रेंड्स वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके अलावा जो राइजोपस है वो उसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, राइजोपस भी एक टाइप का कवक है, और ये जो सड़ी गली चीज़ें होती है ब्रेड वगैरह उनके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। मोर्चेला एक खाने लायक वायरस है, वायरस नहीं कवक है, ठीक है। तो मोर्चेला जिसको अपन गुच्छी भी कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये सारी तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स ये मर्तोपजीवी है। तो इस ऑप्शन का सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें तीनों ही इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर अपन बात करें, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसमें पहले ऑप्शन में ये कैप्सिड अलग अलग नहीं है, इसका पूरा नाम सही से मिसप्रिंट हो गया है, कैप्सिड है। दूसरा है काइटिन है, सेल्यूलोज है, या काइटिन और सेल्यूलोज दोनों से बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स वो काइटिन और सेल्यूलोज दोनों की ही बनी होती है, ना कि ओनली काइटिन की, ना कि ओनली सेल्यूलोज की। विषाणु का जो बाहरी आवरण होता है ये कैप्सिड का बना होता है, जीवाणु का नहीं होता है। और जो काइटिन होता है फ्रेंड्स ये काइटिन भी इसका आंसर नहीं होगा। सेल्यूलोज जो पादप कोशिकाएं होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स उसके अंदर काइटिन और सेल्यूलोज दोनों ही आएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से लाइकेन का महत्व क्या है, क्या लाइकेन वायु प्रदूषक के रूप में कार्य करता है, या ये SO2 के प्रति संवेदक होता है, या इसका यूज अपन लिटमस पत्र बनाने में करते हैं। तो तीनों में से क्या ऑप्शन सही होगा, या तीनों ही इसके आंसर सही होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लाइकेन का जो महत्व है वो तीनों ही सही है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, पादप जगत का ड्रोसोफिली किसे कहते हैं, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ड्रोसोफिली क्या होता है। ड्रोसोफिली जो फ्रेंड्स आनुवांशिकी विज्ञान होता है, आनुवांशिकी विज्ञान के अंदर जो आनुवांशिक चीज़ों की, आनुवांशिक तत्वों की जो खोज की जाती है, गुणों की जो खोज की जाती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पर ड्रोसोफिली का यूज किया जाता है। लेकिन पादप जगत के अंदर जो पादप की आनुवांशिकी होती है उसका खोज करने के लिए हम इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का यूज करते हैं। तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो न्यूरोस्पोरा होगा, नील हरित शैवाल होगा, एस्परजिलस होगा, या मोर्चेला होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यूरोस्पोरा। चित्र में आप देख सकते हो कि न्यूरोस्पोरा जो होता है फ्रेंड्स ये ड्रोसोफिली कहते हैं इसको अपन पादप जगत का, क्योंकि इसका यूज जो है फ्रेंड्स हम इसका यूज जो है वो आनुवांशिकी विज्ञान के तकनीकी के अंदर करते हैं। अगला अगर अपन बात करें कि गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है फ्रेंड्स वो किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है, या फिर ये सजीवी की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कवक। कवक की वजह से लाल सड़न रोग होता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि गन्ना अंदर से लाल पड़ जाता है जब इसके अंदर कवक की उपस्थिति में इसके ये वाला रोग लग जाता है, तो इसकी स्थिति इस तरीके से हो जाती है। विषाणु इसमें आंसर नहीं होगा, ना ही इसका आंसर जीवाणु होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स सरसों में सफ़ेद टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने में लाल सड़न रोग, आलू का अंगमारी रोग, चने का विल्ट रोग, सेब का सड़ना, या बाजरे का आर्गोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाजरे का आर्गोट, ये भी
कवक की वजह से ही होता है। और गेहूं का जो लाल रस्ट रोग है फ्रेंड्स, ये भी कवक की वजह से होता है। ये भी, इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग है फ्रेंड्स जो कवक की वजह से होते हैं, जो कि हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि लाइकेन एक सहजीवी है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा। उसके बाद माइकोराइजा, ये भी एक तरीके का सही सहजीवी है फ्रेंड्स, एक सहजीवी है जो कवक और उच्च पादप से मिलकर के बनता है। यहाँ पर उच्च पादप का मतलब फ्रेंड्स जो साइकस और पाइनस वाले जो ट्री होते हैं उन्हें अपन उच्च पादप कहते हैं। तो ये एक सहजीवी है और ये कथन एकदम सत्य है कि माइकोराइजा एक सहजीवी है और ये कवक और उच्च पादप से मिलकर के बनता है। अब लाइकेन जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 में लाइकेन भोजन के लिए कवक पर निर्भर करता है, क्या ये सही है। अगला है कि डी माइकोराइजा भोजन के लिए उच्च पादप पर निर्भर रहता है, क्या ये वाला ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स, माइकोराइजा ये भोजन के लिए उच्च पादप पर ही निर्भर करता है और माइकोराइजा को जो सहारा देने का काम होता है फ्रेंड्स ये कवक करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि लाइकेन भोजन के लिए कवक पर निर्भर करता है। कवक फ्रेंड्स इसमें फोटोसिंथेसिस की इसमें हरित लवक पाया ही नहीं जाता, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती नहीं है। तो लाइकेन भोजन के लिए कवक के ऊपर बिल्कुल डिपेंड रहता है, ये रहता है शैवाल के ऊपर। कवक इसको ओनली यांत्रिक सहायता देता है फ्रेंड्स, सहारा देता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, कवक द्वारा मानव में उत्पन्न रोग है। कवक द्वारा मानव में कौन सा रोग होता है। मैंने अभी आपको सारे रोग बताए थे कवक द्वारा, तो अगर आपने अच्छे से सुने होंगे तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत जल्दी देने वाले हो। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मेनिनजाइटिस। ये माइंड में होने वाला रोग है फ्रेंड्स कवक द्वारा। जब माइंड में भी आपने जैसे ब्लैक फंगस वगैरह सुना होगा तो वो भी एक कवक बेस ही रोग थे। इसके अलावा जो अंगमारी है ये आलू का रोग है। विल्ट रोग जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अभी चने का रोग है। लाल रस्ट जो रोग है फ्रेंड्स ये मैंने अभी आपको बताया था गेहूँ का रोग है। और मेनिनजाइटिस जो है फ्रेंड्स वो मानव के अंदर मस्तिष्क का रोग है जो कि कवक के द्वारा होता है। कवक की संरचना को क्या कहते हैं। अब वहाँ पर मैंने आपसे पूछा था, अलग चीज़ पूछी थी, वहाँ विषाणु की संरचना पूछी थी, यहाँ पर कवक की संरचना पूछी गई है। तो कवक की संरचना किसे कहेंगे, माइसीलियम, हाइपी, वीरियन, गुच्छ। तो गुच्छ तो एक तरीके का फ्रेंड्स होने में तो ये कवक ही है, लेकिन इसको अपन भोजन के रूप में काम लेते हैं गुच्छ को। इसको अपन मोरजेला या मोरचेला भी कहते हैं। वीरियन मैंने आपको बता दिया था कि ये जो विषाणु होते हैं उसकी संरचना को वीरियन कहते हैं। हाइपी मैंने आपको बता दिया कि कवक की लंबे धागे नुमा जो तंतु होते हैं उस तंतुओं को हाइपी कहते हैं। लेकिन उन तंतुओं से मिलकर के जो जाल बनता है फ्रेंड्स उस जाल को अपन माइसीलियम कहते हैं और इसे ही कवक की संरचना भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, माइसीलियम एकदम सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप विषाणु में क्या पाया जाता है। पादप विषाणु की बात की गई है, यहाँ पर विषाणु की बात नहीं की गई है। विषाणु के अंदर दोनों पाए जाते हैं, पहले अपन ने बात कर ली। अब यहाँ पर आपको बताना है पादप विषाणु के अंदर केवल आरएनए पाया जाता है या केवल डीएनए पाया जाता है या आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है या फिर ना तो आरएनए पाया जाता है और ना ही डीएनए पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है केवल आरएनए। ठीक है, तो पादप विषाणु के अंदर जो विषाणु होते हैं फ्रेंड्स वो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो उनका आवरण होता है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर उनके ऊपर जो आवरण होता है प्रोटीन का आवरण लगा होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। तो इन 20 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइए कि 20 में से कितना स्कोर आपका रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस के ऊपर ही इस तरीके के और क्वेश्चन लेकर के आने चाहिए आपके लिए, या मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या फिर साइकोलॉजी या जीके से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेके आने चाहिए, तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।